शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5800 करोड़ रुपए से अधिक की कई वैज्ञानिक परियोजनाओं की शुरुआत की। वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति का प्रदर्शन करने वाले एक्सपो का किया उद्घाटन। कहा, प्रौद्योगिकी को देश की प्रगति का टूल मानता है भारत। महाराष्ट्र में विधायकों की अयोग्यता के मामले में सुप्रीम कोर्ट से शिंदे सरकार को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अयोग्यता से जुड़े मामले और असली शिवसेना कौन, इस पर स्पीकर ले फैसला। पूरे मामले पर कोर्ट की अहम टिप्पणी। कहा, इस्तीफा नहीं देते तो बच जाती उद्धव ठाकरे की कुर्सी। अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर रहा है स्पीकर। विधायकों की अयोग्यता पर फैसला ले सकता है या नहीं, मामले को कोर्ट ने बड़ी बेंच को सौंपा। केंद्र ने दिल्ली सरकार के बीच राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की पीठ ने सर्वसम्मत से सुनाया फैसला। कहा, चुनी हुई सरकार के पास हो असली शक्तियां, ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार अब दिल्ली सरकार के पास। प्रशासन के कामों में एलजी को चुनी हुई सरकार की सलाह माननी चाहिए। कोर्ट ने कहा, दिल्ली विधानसभा के पास पुलिस, कानून व्यवस्था और भूमि संबंधी अधिकार नहीं। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण में आज 38 जिले में 7 नगर निगमों के लिए डाले गए वोट। दूसरे चरण में अयोध्या, मेरठ, गाजियाबाद, बरेली, अलीगढ़ और कानपुर समेत सही कई शहरों में महापौर और पार्षदों के पद के लिए वोटिंग संपन्न। विपक्षी एकता बनाने के लिए घूम रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ा झटका। जनता दल यूनाइटेड के पूर्व अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने थामा भाजपा का दामन। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिलाई भाजपा की प्राथमिक सदस्यता। आरसीपी सिंह ने कहा, भाजपा में शामिल होना उनके लिए गर्व और गौरव की बात। चक्रवात मोखा का बांग्लादेश म्यांमार तट की ओर बढ़ने का अनुमान। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में नहीं होगा कोई असर। एहतियात के तौर पर रविवार तक मछुआरों को समुद्र में न जाने की दी गई सलाह। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत रिहा करने का दिया आदेश। गिरफ्तारी को बताया गैर कानूनी। इमरान खान को कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने को कहा। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में साल 2023 के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन के साथ ही राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रजत जयंती समारोहों की भी शुरुआत हो गई, जो 14 मई तक आयोजित होंगे। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2023 समारोह देश में विज्ञान और तकनीकी से जुड़ी सौगातें साथ लेकर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2023 कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर एक प्रदर्शनी का भी शुभारंभ किया और उसका अवलोकन किया। कार्यक्रम के शुभारंभ के साथ ही राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के 25वें वर्ष के समारोह का भी प्रारंभ हो गया, जिसे 14 मई तक आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्मारक डाक टिकट और स्मारक सिक्का भी जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम के दौरान देश में विज्ञान और तकनीकी प्रगति से जुड़ी 5800 करोड़ रुपए से अधिक की अनेक परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। पीएम ने जिन परियोजनाओं की सौगात दी, उनमें फिशन मोलिब्डेनम 99 उत्पादन सुविधा मुंबई, रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट प्लांट विशाखापट्टनम, नेशनल हेड्रॉन बीम थेरेपी सुविधा नवी मुंबई, रेडियोलॉजिकल रिसर्च यूनिट नवी मुंबई, होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर विशाखापट्टनम तथा वुमेन एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल बिल्डिंग नवी मुंबई शामिल हैं। ये सभी परियोजनाएं देश में
वैज्ञानिक संस्थानों को मजबूत करने के प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन के अनुरूप हैं। साथ ही पीएम ने लेजर इंटरफेरोमीटर, ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी इंडिया, हिंगोली, होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र, जटनी ओडिशा और टाटा मेमोरियल अस्पताल के मुंबई के प्लेटिनम जुबली ब्लॉक की आधारशिला रखी। अनेक कैंसर अस्पतालों और सुविधाओं से देश के विभिन्न क्षेत्रों में विश्व स्तरीय कैंसर देखभाल सुविधा और उपचार को बढ़ावा मिलेगा। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इन सभी परियोजनाओं से देश को बहुत लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की विकास यात्रा में तकनीक हर कदम पर अहम भूमिका निभा रही है। भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो या फिर इनोवेशन के लिए एक इंक्लूसिव इकोसिस्टम का निर्माण करना हो, टेक्नोलॉजी कदम कदम पर हमारे लिए जरूरी है। और इसलिए आज भारत एक नई सोच के साथ 360 डिग्री होलिस्टिक अप्रोच के साथ इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। भारत टेक्नोलॉजी को अपना दबदबा कायम करने का माध्यम नहीं, बल्कि देश की प्रगति को गति देने का एक टूल मानता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश में तकनीक का प्रयोग नागरिकों के सशक्तिकरण के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तकनीक आम आदमी के जीवन में सुविधाएं ला रही है। पीएम मोदी ने नई पीढ़ी में विज्ञान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों का भी जिक्र किया। आज अटल टिंकरिंग लैब में 75 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स 12 लाख से ज्यादा इनोवेशन प्रोजेक्ट्स पर जी जान से जुटे हुए हैं, काम कर रहे हैं। यानी आने वाले समय में लाखों जूनियर साइंटिस्ट स्कूलों से निकलकर देश के कोने कोने में पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज देश के नागरिकों को दैनिक जीवन से जुड़े सभी पहलुओं के लिए डिजिटल समाधान उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पीएम ने कहा कि 2014 के बाद देश में विज्ञान और तकनीक के साथ साथ नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। पीएम ने कहा कि इन प्रयासों के नतीजे आज सामने हैं। आज भारत में इंक्यूबेशन सेंटर्स की संख्या 650 भी पार कर चुकी है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और ये ग्रोथ उस समय में है जब दुनिया आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर से गुजर रही है। ये भारत का सामर्थ्य दिखाता है, भारत का टैलेंट दिखाता है। आजादी के अमृत काल में बड़े लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ रहा भारत विज्ञान, तकनीकी और नवाचार के क्षेत्र में तेजी से सफर तय कर रहा है। इनके माध्यम से आम आदमी के जीवन को आसान बनाने का सरकार का प्रयास जमीनी स्तर पर सकारात्मक असर दिखा रहा है। तापस भट्टाचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़वा पाटीदार समाज के शताब्दी समारोह को भी संबोधित किया। वर्चुअल माध्यम से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज कच्छ का कड़वा पाटीदार समाज के लोग देश विदेश में अपनी सफलता का परचम लहरा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि समाज के लोग जहां भी हैं अपने श्रम और सामर्थ्य से आगे बढ़ रहे हैं। आज कच्छ कड़वा पाटीदार समाज के लोग देश विदेश में अपनी सफलता का परचम लहरा रहे हैं। वो जहां भी हैं अपने श्रम और सामर्थ्य से आगे बढ़ रहे हैं। टिम्बर हो, प्लाईवुड हो, हार्डवेयर, मार्बल, बिल्डिंग मटेरियल, हर सेक्टर में आप लोग छाए हुए हैं और मुझे खुशी है कि इन सबके साथ ही आपने पीढ़ी दर पीढ़ी, साल दर साल अपनी परंपराओं का मान बढ़ाया है, सम्मान बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में कल गांधीनगर में अमृत आवास उत्सव मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एवं ग्रामीण के अंतर्गत
1946 करोड़ रुपए की लागत से 42,000 से अधिक आवासों का लोकार्पण, शिलान्यास और गृह प्रवेश कार्यक्रम आयोजित किया गया है। गुजरात सरकार के आवासन विभाग के सचिव आरजी गोहिल ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में 7,113 आवास और ग्रामीण क्षेत्रों में 12,000 आवासों का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा संपन्न होगा। कार्यक्रम में शहरी क्षेत्र के 4,000 और ग्रामीण क्षेत्र के 3,000 लाभार्थी उपस्थित रहेंगे। शुक्रवार को गांधीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के विभिन्न जिलों से आने वाले लाभार्थियों को घर की चाबी सौंपेंगे, जिससे गरीब के सर पर पक्के मकान का वादा भी पूरा होगा। गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आयोजित होने वाले समारोह में लाभार्थियों की खुशी का ठिकाना नहीं है। डीडी न्यूज के खास बातचीत करते हुए लाभार्थियों ने कहा कि किराए के मकान से अब अपना आशियाना होना बेहद सुखद अनुभव है। हमारे संवाददाता राजेश राज ने गांधीनगर में लाभार्थियों से खास बातचीत की। गुजरात के गांधीनगर में अमृत आवास उत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाभार्थियों को शुक्रवार को गृह प्रवेश कराएंगे। हमारे साथ बहुत सारे लाभार्थी हैं, उनसे हम जानेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री से मिलकर उनसे चाबी लेते हुए कैसा उन्हें लगेगा। कैसा लगेगा, प्रधानमंत्री आएंगे, वो आपके घर की चाबी सौंपेंगे, कैसा फील करेंगे? हमको सर, हमको तो ऐसा लगेगा कि जैसे हमको ऐसा सरप्राइज जैसा लगेगा। आप क्या कहेंगी प्रधानमंत्री मोदी? बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं सिंगल मदर हूँ और मेरे जैसी कहीं सिंगल मदर को ऐसे घर मिले तो उसके सपने पूरे हो गए। चाबी घर की मिलेगी तो जो सपने हैं वो पूरे होंगे। अच्छा, सपने तो पूरे हो गए ही ना। इतने साल से कभी अपना घर देखा नहीं, आज मेरे को मेरा घर मिल गया है खुद का, अच्छा तो लगेगा ना। वो भी प्रधानमंत्री की कृपा से हमको मिला है ये घर। हमने भी भरा, हमारा लग गया और कल चाबी मिल रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी जो प्रधानमंत्री आवास में मेरा घर मिल रहा है, मुझे उसका लाभ मिल रहा है, तो पीएम साहब का पहले तो मैं धन्यवाद करूंगी। प्रधानमंत्री को हम दिल से दुआते हैं कि इसी तरह हमें और नया बच्चे को सबको घर मिले और कल हमको घर की चाय मिल रही है, उसकी बहुत खुशी हो रही है। नरेंद्र मोदी का धन्यवाद, भी हमको मकान दिए, कल चाबी दे रहे, उनका धन्यवाद। कच्चे मकान पे रहती थी सर, किराए के घर पे रहती थी, बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, लेकिन वो परेशानी से हम मुक्त हो जाएंगे, हमारा अपना घर होगा और मेरा सपना भी पूरा हो गया है सर। ये जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है अमृत आवास उत्सव, इस कार्यक्रम में हजारों लाभार्थी प्रधानमंत्री मोदी से अपने घर की चाबी लेंगे। पीएम मोदी उनका गृह प्रवेश कराएंगे, या कहीं ना कहीं जो समाज के कमजोर वर्ग के लोग जो हैं, जो अंतिम पायदान पर जो खड़े लोग हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आह्वान रहा है, जो अपील रही है, जो उनके वायदे रहे हैं, वो सरजमी पर उतरते हुए नजर आएंगे। कैमरामैन कृष्णा के साथ गांधीनगर गुजरात से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और खबरें अभी और भी है, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में उज्जवल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। 6 स्थानों पर आधुनिक परिसर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये अवसरों का सागर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश आमंत्रित हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए 2014 में आरंभ किया गया स्वच्छ भारत मिशन न केवल एक जन आंदोलन बना, बल्कि इसे विश्व की बड़ी व्यवहार परिवर्तन योजना का गौरव भी मिला। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की अपार सफलता के बाद जरूरत थी इस परिवर्तन को स्थायी बनाने की, और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण यानी कि ODF+ की शुरुआत की गई। साथियों, खुले में शौच से मुक्ति के बाद अब दायित्व और बढ़ गया है। देश को ODF के बाद ODF+ बनाने के लक्ष्य पर काम चल रहा है। अब हमें कचरे से कंचन बनाने का काम को तेज करना है। पूरे देश में ODF+ या संपूर्ण स्वच्छता पर खास ध्यान दिया जा रहा है। स्वच्छता केंद्रित जागरूकता अभियानों के द्वारा जन जन तक स्वच्छता की सीख, पेंटिंग
और फिल्म मेकिंग जैसे नए और रोचक तरीकों से पहुंचाई जा रही है। देश में स्वच्छता संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें लोगों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया और प्लास्टिक कचरे से देश को मुक्त कराने की शपथ ली। जैविक कचरे के निपटान और उससे अतिरिक्त आमदनी पाने के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे बड़ी संख्या में लोग गोबर धन योजना से जुड़ रहे हैं और गोबर से बायोगैस एवं जैविक खाद के उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है। जैविक और रिसाइक्लेबल कचरे को अलग रखने और उसके उपचार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ग्रे वाटर प्रबंधन के अंतर्गत लाखों की संख्या में सोख्ता गड्ढों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा पुराने एक गड्ढे वाले शौचालयों को रेट्रोफिट करके 2 सोख्ता गड्ढों वाले शौचालयों में बदला जा रहा है और मल प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देश भर में लोगों का उत्साह और जन भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि आत्मनिर्भरता का ये मॉडल लोगों तक पहुंच रहा है और हमारे गांव ODF से ODF प्लस की ओर अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन देश को संपूर्ण स्वच्छ बनाने के इस अभियान को मंजिल तक पहुंचाने के लिए अभी हमें लंबा रास्ता तय करना है, जिसके लिए सभी देशवासी पूरे जज्बे से कोशिश कर रहे हैं और इन्हीं कोशिशों के कारण आज हमारा देश स्वच्छता से स्वावलंबन की ओर अग्रसर है। Indian Maritime University brings you the most prestigious and adventurous career in merchant navy and marine engineering with world-class infrastructure and sprawling campus at 6 locations. It's not just a career but an ocean of opportunities. Indian Maritime University, a central university recognized by Government of India. Admissions open for 2023 to 24. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पिछले साल से महाराष्ट्र में जारी सियासी लड़ाई का कानूनी समाधान आ गया है और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला सुनाया। फैसले से महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार को बड़ी राहत मिली है, लेकिन शीर्ष अदालत ने स्पीकर, राज्यपाल और चुनाव आयोग के कुछ फैसलों पर भी टिप्पणी की है। ताज़ा फैसले के मुताबिक उस समय शिवसेना से बागी हुए 16 विधायकों की अयोग्यता से जुड़े मामले में स्पीकर फैसला लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने सर्वसम्मत से अपने फैसले में कहा कि राज्यपाल को भेजे गए किसी भी पत्र में बागी विधायकों ने यह नहीं कहा कि वो सरकार से समर्थन वापस ले रहे हैं। सीजेआई ने साफ कहा कि पार्टी की ओर से नियुक्त किए गए व्हिप की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और व्हिप जारी करने का अधिकार राजनीतिक दल के नेता को है, न कि विधायक दल के नेता को। दरअसल शिंदे ग्रुप की ये दलील थी कि इसे खारिज किया जाए। सीजेआई ने कहा कि जुलाई 2022 में व्हिप की नियुक्ति करते समय स्पीकर को पता था कि शिवसेना में 2 गुट बन चुके हैं। बावजूद इसके स्पीकर ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि शिवसेना का असली व्हिप कौन है, सुनील प्रभु या एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से नामित गोगावले। साथ ही असली शिवसेना कौन है, इस पर फैसला भी स्पीकर को करने का अधिकार दिया गया है। खंडपीठ ने कहा कि चुनाव आयोग केवल विधान दल की स्थिति के अनुसार असली पार्टी तय नहीं कर सकता। सीजेआई ने राज्यपाल की भूमिका पर भी सवाल उठाए और कहा कि संविधान और कानून के मुताबिक राज्यपाल को ऐसा कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए जो राजनीतिक हो। रही बात उद्धव ठाकरे की, तो अदालत ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने खुद इस्तीफा दिया था और उन्होंने बहुमत परीक्षण की प्रक्रिया नहीं अपनाई, इसलिए कोर्ट उनके इस्तीफे को नहीं पलट सकता। हालांकि अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर रहे विधानसभा अध्यक्ष विधायकों की अयोग्यता पर फैसला ले सकते हैं या नहीं, ये मामला कोर्ट ने बड़ी बेंच को रेफर कर दिया है। There was nobody at that time, and they have simply said that the decision to call for this for the forming of the government which was decided by the governor was not in accordance with law. The court has clarified that had Mr. Thackeray would not have resigned, then in that scenario status quo ante would have been granted. But now since he had resigned himself, therefore court can't do anything. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र राजनीतिक संकट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है और कहा कि ये सत्य की जीत है। आज आखिर में सत्यमेव जयते कहते सत्य का विजय हुआ है और सर्वोच्च न्यायालय में जो महाराष्ट्र सरकार की जो केस थी उसमें ये सरकार जो है हमने गठित किया हुआ शिवसेना भाजपा का वो कानूनी तौर से घटनात्मक दृष्टि से योग्य है, इसमें शिक्कामोर्तब हुआ है
अब घटना बाह्य बोलने वालों को ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने काल बाह्य कर दिया है और हमने हमेशा कहा है कि जो भी निर्णय होगा मेरिट पे होगा। लोकशाही में बहुमत को महत्व होता है। वहीं आगे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज महाविकास आघाड़ी के मंसूबों पर पानी फेर दिया। सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करते हैं। जो लोग ये कहते थे कि ये सरकार संवैधानिक नहीं है, उनको इसका जवाब मिल गया होगा, बशर्ते वो अगर सुप्रीम कोर्ट को मानते हो तो। क्योंकि कई बार सुप्रीम कोर्ट पर भी वो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। तो अगर देश के संविधान को और सुप्रीम कोर्ट अगर वो मानते होंगे तो आज उनको इस बात का जवाब पूर्ण तरीके से मिल गया कि श्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व की सरकार ही संवैधानिक है, पूरे तरीके से लेजिटिमेट और लीगल सरकार ये है। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि मैं सिर्फ संसदीय और विधायी परंपरा जानता हूं और उस हिसाब से मैंने तब जो कदम उठाए सोच समझ कर उठाए। जो मसला सुप्रीम कोर्ट में था उस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया है। उस निर्णय पर जो कानूनविद हैं वही अपनी राय व्यक्त करेंगे। मुझे नहीं लगता कि मैं चूंकि कानून का विद्यार्थी हूँ नहीं, मैं केवल संसदीय परंपराएं जानता हूँ और विधायी परंपराएं जानता हूँ। उस हिसाब से मैंने जिस समय जो भी कदम लिए सोच समझ के लिए, और जब किसी का इस्तीफा मेरे पास आ गया तो मैं क्या कहता, तुम मत दो इस्तीफा। केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की पीठ ने अपना फैसला सुनाया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह सर्वसम्मति का फैसला है। सीजेआई ने कहा कि अगर एक चुनी हुई सरकार को अपने अधिकारियों को नियंत्रित करने का अधिकार नहीं होगा तो इससे जवाबदेही के सिद्धांतों की कड़ी अनावश्यक साबित होगी। सीजेआई ने कहा कि एक लोकतांत्रिक सरकार में वास्तविक शक्ति चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में होनी चाहिए। सीजेआई ने कहा कि अगर अधिकारियों को यह लगेगा कि जिस सरकार के अधीन वे काम कर रहे हैं उसका नियंत्रण उन पर नहीं है तो वो गैर जिम्मेदार हो सकते हैं। दिल्ली सरकार की कार्यकारी शक्तियां उसकी विधायी शक्तियों की तरह हैं, यानी जिन जिन मामलों में दिल्ली विधानसभा कानून बना सकती है उन पर एग्जीक्यूटिव के तौर पर भी उसका नियंत्रण है। दिल्ली में सरकारी सेवाओं पर दिल्ली सरकार का विधायी और कार्यकारी नियंत्रण है। केंद्र के पास केवल पब्लिक ऑर्डर, जमीन और दिल्ली पुलिस का अधिकार है। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकायों के दूसरे चरण के लिए आज वोट डाले गए। इसके जरिए उत्तर प्रदेश के नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के स्थानीय निकायों के चुनाव संपन्न हो गए। आज 38 जिले में 7 नगर निगम मेरठ, गाजियाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, अलीगढ़, कानपुर नगर और अयोध्या में महापौर और पार्षद के पद के लिए वोट डाले गए। इसके लिए कुल 6111 मतदान स्थल और 1798 मतदान केंद्र बनाए गए थे। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक हुआ। 7 नगर निगमों के महापौर पद के लिए 83 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि पार्षद के लिए 581 पद के लिए 3840 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसी प्रकार 95 नगर पालिका परिषदों के लिए अध्यक्ष पद के लिए 669 उम्मीदवार और नगर पालिका परिषदों के 2520 सदस्यों के लिए 13315 उम्मीदवार मैदान में हैं। नगर पंचायतों के 267 अध्यक्ष पद के लिए 2942 उम्मीदवार और नगर पंचायतों के 3459 सदस्य पद के लिए 17997 उम्मीदवार मैदान में हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जनता दल यूनाइटेड के पूर्व अध्यक्ष आरसीपी सिंह आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में आरसीपी सिंह, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि आरसीपी सिंह के भाजपा में शामिल होने से बिहार में पार्टी मजबूत होगी। भारतीय जनता पार्टी में औपचारिक रूप में आदरणीय श्री आरसीपी सिंह जी को स्वागत करता हूं। आरसीपी सिंह जी आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता के नाते काम करेंगे।
केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि धरना दे रहे खिलाड़ियों ने कमेटी की मांग की थी, जिसका गठन कर जांच की गई। पुलिस को भी एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा गया और उन्होंने भी एफआईआर दर्ज की। उच्चतम न्यायालय ने मामले को खारिज करते हुए आगे कार्रवाई के लिए निचली अदालत जाने की बात कही है। उन्होंने जो बातें रखी वो पूरी हुई हैं। मेरी खिलाड़ियों से अपील है कि वो अपना धरना समाप्त करें और जांच पूरी होने का इंतजार करें। खिलाड़ियों ने कमेटी की मांग की थी, कमेटी का गठन किया गया, जांच की गई, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, आईओए को अडॉक कमेटी बनाने के लिए कहा, अडॉक कमेटी का गठन कर दिया गया, अडॉक कमेटी ने अपना कामकाज शुरू कर दिया। अब पुलिस को एफआईआर दर्ज करने की किया, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। स्वयं दिल्ली पुलिस ने कहा कि हम एफआईआर दर्ज करेंगे और जांच करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केस खारिज करते हुए यहाँ तक कहा कि आगे जाना है तो लोअर कोर्ट में या मजिस्ट्रेट के पास आप जाएं। अब ये सब बातें जो चाही थी वो हुई है। मेरा अभी भी उनसे अनुरोध है, अपना धरना समाप्त करें, जांच पूरी होने दें और जांच पूरी होने का इंतजार करें। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने अल कादिर ट्रस्ट मामले में पूर्व प्रधानमंत्री और तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए तुरंत रिहाई के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को एक बार फिर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाने को कहा है। शीर्ष अदालत का फैसला पीटीआई प्रमुख के कोर्ट में पेश होने के तुरंत बाद आया। इमरान खान को 15 वाहनों के साथ कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में लाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को पाकिस्तानी समयानुसार 4:30 बजे तक कोर्ट में पेश करने को कहा था, लेकिन इमरान खान इसके 1 घंटे बाद कोर्ट में पेश हुए। चीफ जस्टिस उमर अता बांदियाल ने सुनवाई शुरू होने के बाद कहा कि इमरान खान की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। इसके बाद चीफ जस्टिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कल इस मामले में सुनवाई करने को कहा। साथ ही चीफ जस्टिस ने कहा कि हाई कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो इमरान खान को मानना होगा। समाचारों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।